वेलकम बैक। भारत 24 देख रहे हैं आप। कर्नाटक चुनाव पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। महा एग्जिट पोल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं इसका जिक्र हम कर रहे हैं और एक एक करके पहला रुझान TV9 भारतवर्ष का सामने आ चुका है। जी का रुझान भी अब आना शुरू हो चुका है। ये रुझान भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और देखिए जी न्यूज का क्या कुछ रुझान आया है। बीजेपी के खाते में 79 से 94 सीट्स, कांग्रेस के खाते में 103 से 118, वहीं जेडीएस के खाते में 25 से 33 सीटें जाती नजर आ रही है और अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें। जीवीएल साहब नरसिम्हा राव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। फिलहाल कनेक्शन उनसे हमारा टूट चुका है। अजय कुमार वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, एक बार फिर से आंकड़े बता देते हैं हम। जी के आंकड़े, जी का जो एग्जिट पोल सामने आया है, देखिए लगातार मैं और आप और हम सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जो 2 से 3% के वोट डिफरेंस की बात हो रही थी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा करता नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी चुनौती किसी भी पार्टी के लिए कम नहीं है। बिल्कुल, इसमें लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है, अगर आप दोनों ओपिनियन पोल देखें जो कि अभी तक हम प्रदर्शित कर चुके हैं दर्शकों के सामने, TV9 का और उसके बाद जी का, इन दोनों ओपिनियन पोल में जेडीएस की सीटों की संख्या 20 या उससे ज़्यादा एग्जिट पोल में प्रिडिक्ट की जा रही है। अगर जेडीएस की सीटों की संख्या 20 या उससे ज़्यादा होती है तो जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है, क्योंकि 20 से लेकर 30 सीट तक की उम्मीदें जेडीएस के पास थीं और इसका मतलब ये हो जाता है कि ये चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना कि अभी तक कांग्रेस मान रही थी। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल पाए जिसके दम पर कांग्रेस अपनी सरकार बना पाए, यानी कि 114 उम्मीदवारों को जीतकर कांग्रेस ला सके और अपनी सरकार बना पाए, इसको लेकर संशय और बढ़ता हुआ दिखेगा अगर ये जो एग्जिट पोल हैं ये 13 तारीख को एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए ये आंकड़ा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये भी, अभी तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक थे जो कि देवेगौड़ा और उनके पूरी फैमिली कुमारस्वामी को पूरी तरीके से रूल आउट कर रहे थे। लोग ये मान रहे थे कि अब न तो वोकलेगा का कोई बहुत ज्यादा जोर चलने वाला है और ना ही ग्रामीण क्षेत्र में जेडीएस का प्रभाव दिखाई देगा। इस प्रभाव पर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस ज्यादा हावी है। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा कि गांव के लोग, जो छोटे छोटे शहरों के लोग हैं, वो कांग्रेस से अपना जुड़ाव बड़े पैमाने पर होता हुआ देखेंगे। अगर जेडीएस अपनी सीट उसी तरीके से बहाल रखती है तो यकीन मानिए भारत जोड़ो यात्रा से मिला हुआ फायदा कांग्रेस गंवा चुकी होगी। तो ये बहुत बहुत अलग अलग तस्वीर है, अलग अलग चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो अभी 2 ओपिनियन पोल जो एग्जिट पोल हमने सामने रखे हैं, उसमें अगर आप मार्जिन देखें तो भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस जो है वो 10% के आसपास का सीटों का दिखाई दे रहा है। यानी कि वोट शेयर के आधार पर अगर देखा जाए तो मुश्किल से 2 या 4% का वोट शेयर का डिफरेंस होगा दोनों राजनीतिक दलों के बीच में। और इतने क्लोज मार्जिन के वोट शेयर पर अभी तक बीते 5 विधानसभा के चुनाव से एक बात साफ निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी कम वोट शेयर में भी ज्यादा सीटें लाती है, कांग्रेस ज्यादा वोट शेयर में भी कम सीटें लाती है। जैसा कि पिछली बार भी है, 38% वोट शेयर कांग्रेस का था, 36% भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिलती हैं और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 78 सीटों पर सिमट कर रह जाती है 38% वोट शेयर के बाद 2018 के विधानसभा के चुनाव में। अगर वोट शेयर इतना पैरेलल है, इतना मैचिंग है, तो सीट कन्वर्जन का जो अभी तक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, इसके आधार पर मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि शायद 13 तारीख को हम कुछ अप्रत्याशित नतीजे होता हुआ देखें। अभी तक जो एग्जिट पोल आ रहा है उसके आधार पर ये आकलन किया जा चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा काम हमारा और बढ़ाते हुए 2 और जगह के एग्जिट पोल इस वक्त सामने आ चुके हैं। अब लगातार हम ये एग्जिट पोल, ये रुझान है, पहला रुझान हम आपको दिखा रहे थे और अब आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 का। न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है। बीजेपी के खाते में 88 से 98 सीटें जाती नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 99 से 109 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 21 से 26 सीटें और अदर्स के खाते में 4 सीटें। अजय जी, वापस आपके पास आते हुए जेडीएस का जिक्र आप कर रहे थे, 21 से 26 और देखिए एक और आंकड़ा आ गया है टाइम्स नाउ नव भारत का
बीजेपी के खाते में 78 to 92, कांग्रेस के खाते में 106 से 120, जेडीएस के खाते में 20 से 26 और अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें जाती नजर आ रही है। ये टाइम्स नाउ नवभारत का महा एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। सर, अजय सर, जैसे आप जेडीएस का जिक्र कर रहे थे, 20 से 25 से 30 तक ये आंकड़ा बढ़ता है तो हर एक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती हो जाएगा, लग कुछ ऐसा ही रहा। बिल्कुल, और इस सूरत में अगर जेडीएस का परफॉर्मेंस लगभग वैसा ही है जैसा कि अब प्रदर्शित किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो ऐसे में इट विल बी एडवांटेज बीजेपी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब जब जेडीएस की सीटें बढ़ी हैं, एडवांटेज बीजेपी रहा है, सिर्फ 2013 को छोड़कर। और 2013 का चुनाव इसलिए अलग था क्योंकि येदियुरप्पा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। येदियुरप्पा का न होना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ी चोट थी, क्योंकि लिंगायत समाज का वोट बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। और वही साल है कि भारतीय जनता पार्टी का सीटों का आंकड़ा 40 पर आकर सिमट गया था। लेकिन अगर उसके पहले की आप देखें या उसके बाद की स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करती आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उनकी सीटों को अगर आप तब्दील कर देते हैं असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के आधार पर प्रोजेक्ट करते हुए, तो एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखाई देती है। जैसा कि मैं 2019 की बात करूं, 2019 के लोकसभा के चुनाव को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं असेंबली के स्टेट पर, तो 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, 36 के आधार कांग्रेस के पास और जेडीएस के पास 11 सीटें गई। इस पैटर्न को अगर आप देखें तो इससे यह निकल कर आता है कि लोकसभा के माइंडसेट को विधानसभा के माइंडसेट से कर्नाटक की जनता बिल्कुल अलग रखती है। तो यानी कि सर्वमान्य है, सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपील इंटैक्ट है। अब ये अपील रब ऑफ करके विधानसभा के इस बार के चुनाव में कितना काम करेगा, बस यही 13 तारीख को देखना है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, अजय सर जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अब देखिए कांग्रेस के खाते में 109, 110 मैक्सिमम सीटें जाती हुई इस एग्जिट पोल के हिसाब से नजर आ रही है। अब कांग्रेस क्या करेगी अगर आंकड़े यही रहते, मान लीजिए 110 ही होते, क्या होगा फिर? शिखा जी, पहले तो अजय जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और रियल बात है, उनकी अपनी एक पकड़ है क्षेत्रों में। लेकिन एक बात बड़ा अजीब सा मुझे लगा जब कहे कि प्रधानमंत्री जी का एकदम इंटैक्ट बना हुआ है। फिर पिछली बार तो 108 सीट थी, आप ही ने कहा येदियुरप्पा जी बहुत नाखुश थे, फिर भी 108 सीट आई। अभी तो 4 जो आपका ये एग्जिट पोल दिखा रहा है, एक में भी 108 तो छोड़िए 100 पार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सारी मेहनत की है। सच्चाई ये है कि पूरे कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार का आलम रहा, प्रधानमंत्री जी ने जो उनका एक चेहरा उन्होंने बनाने का झूठा प्रयास किया है, भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा, वो चेहरा उनका खुलते कर्नाटक के लोगों में आ गया कि 40% कमीशन सरकार के यहाँ, एक चपरासी किसी के यहाँ नहीं भेजा, जबकि मंत्री से लेकर उनके विधायक तक, उनके कार्यकर्ताओं ने तो आत्महत्या तक कर ली भ्रष्टाचार के को लेकर के। लगातार बोलते रहे, कभी कोई एक जांच हुई हो तो बताए। प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव प्रचार में जो 18 रैलियां की हो, किसी एक रैली में 18 शब्द भी, 18 वर्ड भी कोई बोले हो जो कर्नाटक के विकास के लिए हो या कर्नाटक के में चल रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, नहीं हुआ। और वो लास्ट में ठीक है, ये बात आप अजय जी, आपका मैं सहमत हूं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने के जरूर प्रयास हुए, लेकिन ये भी लोगों ने देखा कि किस तरह से बजरंगबली जैसे महान देवता जो हमारे हैं, आस्था के केंद्र भारत के नहीं विश्व के हैं। नहीं अजय जी, लेकिन देखिए आप चाहे जो भी कहिए, मौके तो आप ही दे रहे हैं ना। अभी अदिति बता रही थी और अदिति को मैं कोट कर रहा हूं। अदिति ने कहा कि स्थानीय नेता होने के बावजूद भी खड़गे जी को सांप की संज्ञा प्रधानमंत्री के साथ क्यों जोड़नी चाहिए? आखिरकार ये क्यों है कि जब भी चुनाव होता है तो कोई उनको चाय वाला बुला देता है, कोई उनको मौत का सौदागर बुला देता है, कोई उनको सांप की संज्ञा दे देता है। भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल, आपको मैं सुन नहीं पाया हूं। सवाल मेरा बड़ा सीधा सा था। चलिए मैं अदिति से ही कहता हूं, अदिति ही सवाल को पूछे आपसे। अदिति प्लीज। सर, आपने इतिहास में बार बार ये देखा कि जब भी मौत का सौदागर से लेकर अब तक जितनी बार भी इस तरह की गालियां, इस तरह के अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल हुए, तब कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा या हारना पड़ा, और प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इसका फायदा मिला, उनको इमोशनल मिला, उनको हर तरह का सपोर्ट मिला। तो क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे जी
जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आते हैं, उनको क्यों ये कहना पड़ा कि वो जहरीले सांप हैं प्रधानमंत्री मोदी को? क्यों, क्या जरूरत थी? क्या ये प्लान स्ट्रैटेजी थी? और अगर थी तो 13 तारीख को क्या आप ये जिम्मेदार ठहराएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि उनका वो बयान बैकफायर कर गया कांग्रेस को, जब कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही थी? क्या जरूरत पड़ी थी? अदिति जी, आपने सुना होगा, उसको क्लेरिफिकेशन भी दिया था उन्होंने, और इस बात के लिए ये स्पष्टता के साथ हमने और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनका कोई उद्देश्य नहीं था प्रधानमंत्री जी एज पद या नरेंद्र मोदी एज व्यक्ति को किसी भी तरह से लांछन लगाना। हाँ, जो विचारधारा है उनकी, ये तो दिख गया स्पष्ट कि बजरंग दल जो जिस पर लोगों के मारने का, हत्या का आरोप है, और एक राज्य में नहीं कई राज्यों में, उसको प्रधानमंत्री जी जो है अजय उपाध्याय जी, बजरंग दल पर आप लोगों की जो इतनी टिप्पणियां हैं, सिर्फ एक बार इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, बजरंग दल पर सिर्फ एक बार प्रतिबंध लगा है 1992 में। नहीं, सुनिए ना प्लीज, इसका जवाब दे दीजिए। मैं चाहता था कि कोई प्रवक्ता कम से कम ये सवाल उठाए। चलिए मैं आपके सामने पूछाता हूं। बजरंग दल पर एक बार प्रतिबंध लगा है, और वो भी राम मंदिर के पूरे संदर्भ में। साल भर के अंदर में उस प्रतिबंध को हटा लिया गया। उसके बाद कांग्रेस की केंद्र में 12 साल तक सरकार रही, राज्यों में सरकारें रहीं। राज्य सरकार के पास तो यह अधिकार नहीं है प्रतिबंध लगाने का, केंद्र सरकार के पास है। क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया कांग्रेस की किसी सरकार ने? अचानक से आपको ज्ञान हो गया कि एक उपद्रवी संगठन है बजरंग दल? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। और सिवनी से लेकर उत्तर प्रदेश में जो सुबोध जी को मारा गया था, इंस्पेक्टर को, सबने देखा है किस दल के वो नेता थे, और कैसे जब वो जेल से बाहर आए तो भाजपा। अरे कोई तो रिकमेंडेशन होता सर, सुनिए ना, कोई रिकमेंडेशन देता। एक रिकमेंडेशन बता दीजिए कांग्रेस पार्टी की, किसी सरकार का, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, जिसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई हो। बोलूं या फिर और प्रश्न हो तो आप पूछ लें, तब मैं बोलूं? अरे भाई, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप किसकी हत्या, उसकी हत्या क्यों गिना रहे हैं? अरे ये बताइए ना, आपकी किस सरकार ने रिकमेंडेशन दिया? किसी सरकार ने रिकमेंडेशन दिया कि बजरंग दल को प्रतिबंधित करना चाहिए? आप एक विद्वान पत्रकार हैं, इसलिए मैं सम्मान के साथ में नहीं चाहता बीच में बोलूं आपको जी। जो बजरंग दल के बारे में आप, बेशक बजरंग दल के लोग और भाजपा के लोग शांति का उसको दूत माने, लेकिन आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता के धर्म को निभाने वाले व्यक्ति हैं। क्या बजरंग दल के लोग इस देश में शांति और सौहार्द को तोड़ने का काम नहीं किया? क्या बजरंग दल क्या एकदम शांति का दूत है? गांधीवादी विचारधारा की बात करता है, दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा की बात करता है? नहीं करता है। जहां तक कर्नाटका की बात है, जब हमने मैनिफेस्टो में बात डाली, उस समय हमने यह स्पष्ट कहा कि यदि कर्नाटका के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा कोई भी दल, इंक्लूडिंग बजरंग दल, पीएफआई, हम उसको बैन करेंगे। कानून और व्यवस्था का काम सरकार का सर, मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं, आप सवाल को किनारे कर रहे हैं। मैंने बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा, आपने कहा कि आप मेरी वरिष्ठता का सम्मान करते हैं। चलिए किनारे कर दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आपसे, 12 साल तक केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई की सरकार रही, एक ऐसा कोई पेपर हो, एक डॉक्यूमेंट हो, एक रिकमेंडेशन हो, किसी भी कांग्रेस की अगुवाई की राज्य सरकार ने ऐसा कोई रिकमेंडेशन दिया जिसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई हो? केरल की सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का रिकमेंडेशन दिया था ना, तभी तो पीएफआई 12 साल तक एकदम लगा ना भाई। 10 साल तो आप बताइए ना मुझे, किसी भी कांग्रेस की सरकार ने बजरंग दल पर कभी प्रतिबंध लगाने की बात लिखित तौर पर दी हो? मैं चुनावी भाषण की बात नहीं कर रहा। सुनिए ना, बजरंग दल के उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं, जहां भाजपा के शासन जब होती है ना, वहीं ये नाटक नौटंकी करते हैं और उस देश में, उस राज्य में अशांति फैलाते हैं। कांग्रेस के राज्य में हिम्मत नहीं है इनकी। जिस दिन ऐसा करेंगे, अजय जी, चलिए, मॉब लिंचिंग कौन करता है? अजय उपाध्याय जी, 32 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए। 32 साल आपने 32 साल किया हो या 32 महीने किया हो, लेकिन इसको जब आप कागजी कार्रवाई करने में असक्षम हो तो जाहिर सी बात है ये सब चुनावी बातें होती हैं।
खैर हम चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुद्दे पर बात करते हैं। वहाँ उनको चलिए ठीक है। संजीव कौशिक साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजीव जी, बार बार कांग्रेस यही कहती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा लेकर के आगे आ जाते हैं और ये जो नाटक है वो हमेशा, वो चाहे कर्नाटक हो या फिर कोई भी चुनावी रण हो, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये मैजिक, प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक हमेशा काम आ जाता है। कम से कम भाजपा के लिए, कम से कम जोड़ तोड़ की स्थिति में तो काम आ ही जाता है। देखिए, दो तरीके से इसे आप देख सकती हैं। ये कह सकती हैं कि मोदी का मैजिक काम में आ जाता है, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की, लगातार लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, और डबल इंजन, बार एक शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं। मेरे परिवार में रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं। डबल इंजन की बात मैं आपको बताता हूं, अक्सर ऐसा होता था पहले जब हम बच्चे थे, तो एक इंजन जब फेल्योर हो जाती थी तो दूसरे इंजन से जोड़ करके उस रेल को गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता था, और पहुंचाने के बाद में पुनः वो इंजन वापस आ जाती थी। कमो बेस यही स्थिति उन तमाम स्टेट में है जहां डबल इंजन की बात होती है। वहां के चेहरे या वहां का इंजन यदि काम कर रहा होता तो डबल इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। डबल इंजन से रफ्तार बढ़ जाए, ऐसा बहुत कम होता है कि रफ्तार के लिए डबल इंजन लगाई जाती है। दूसरी बात, ये 100 के नीचे आंकड़े लगातार, यदि प्रधानमंत्री जी के चेहरे को ही यदि जादुई चेहरा मान लिया जाए, तो किसी भी अभी तक जितने न्यूज़ चैनलों का ये ओपिनियन पोल आप दिखाई दे, एग्जिट पोल दिखा रही हैं, कहीं भी बढ़त 100 से ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जाहिर सी बात है कि वो जादू अब चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन संजीव जी, फिर तो कांग्रेस की आप बात करेंगे, और अगर कांग्रेस में ये मैजिक चलता तो ये आंकड़े भी 110 से ऊपर जाते नजर नहीं आ रहे। फिर कांग्रेस की तो स्थिति बेहतर हो सकती थी ना। मैंने शुरुआती दौर में कहा कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से कुछ गलतियां अक्सर हर इलेक्शन में हो जाती है। अब कौन लोग हैं, कैसे हो जाते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में भी कुछ इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के लोग घुसे हुए हैं? ऐन मौके पे कुछ बोल देना है, ऐन मौके पर कुछ इस तरह के मुद्दे दे देना है, जिसको हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों पर बहुत बेहतर तरीके से खेलना जानती है, पकड़ लेती है, फिर उसके चक्कर में आप अपना बहुत सारा लॉस करा लेते हैं। तो इन सब, जिसे आपको परहेज करना चाहिए, उन मुद्दों को टच ही क्यों करना? कई बार इस तरह की बातें होती है, पिछले कई इलेक्शन में आप उठा के देख लें। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि इस तरह की कंडीशन में बीजेपी हारती है, जो लोग लगातार मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, क्या वो ये मानेंगे कि अब वो मैजिक नहीं रहा और ये हार प्रधानमंत्री की हार है? क्योंकि ये जब उनके चेहरे पे चुनाव लड़ी जा रही है और वहाँ पे भी यदि आप एक सत्ता से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर तो ये मानना ही पड़ेगा कि आपकी जो चलिए ठीक है संजीव जी, लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और महा एग्जिट पोल भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच कर्नाटक महा एग्जिट पोल में बड़ी बातें क्या कुछ है वो आपको बता दें। एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई जी न्यूज और मेट्रोसाइज के एग्जिट पोल में नजर आ रही है। बीजेपी 79 to 94, कांग्रेस के खाते में 103, 103 से 118, जेडीएस के खाते में 25 से 33 और वहीं अन्य के खाते में 2 से 5 सीटों का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। वहीं TV9 और पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी के खाते में 88 से 98, कांग्रेस के खाते में 99 से 109 सीटें, जेडीएस के खाते में 21 से 26, वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटों का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। अब न्यूज 18 के एग्जिट पोल का जिक्र करें तो बीजेपी के खाते में 88 से 98, कांग्रेस के खाते में 99 से 109 सीटें, जेडीएस के खाते में 21 से 26, वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटों का अनुमान। टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए बीजेपी के खाते में 78 से 92, कांग्रेस के खाते में 106 से 120, जेडीएस के खाते में 20 से 26 और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटों का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। पोल पर हम चर्चा कर रहे हैं और देखिए ये पहला रुझान है अलग अलग मीडिया संस्थान का। अजय जी, आपके पास वापस आते हुए, देखिए तमाम चुनावी मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं। जो कुछ भी होना था कर्नाटक में वो हो चुका है, लोगों ने अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन अभी भी वेयर एम आई स्टकिंग इज कि बीजेपी 90 से लेकर के 100 के बीच में भी आ जाती है। जोड़ तोड़ की राजनीति जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से जो एक्सपेक्टेड था, अगर 110 तक ही आंकड़ा है तो फिर कह सकते हैं कि मैजिक तो चला नहीं, यानी परंपरा को बरकरार रखने में बहुत ज्यादा तकलीफ बीजेपी को आएगी नहीं। देखिए, हम अब हाइपोथेटिकल डोमेन में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये नतीजों की बराबरी तो कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन इससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो अपने आप में बहुत कमज़ोर विकेट पर था। उस कमज़ोर विकेट से अगर फाइट में आती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है तो इसे भी आप एक बड़ा अचीवमेंट के तौर पर ही देख सकते हैं।
जैसे कि हम सब जानते थे कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन जनता बना चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर झोंकी। एक राजनीतिक दल का मकसद होता है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक चुनाव को लड़े। अंततः जनता को तय करना है कि उसे किसकी और कैसी सरकार चाहिए। कर्नाटक में स्थिति बहुत फेवरेबल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थी। एक तो जो ऑफ्ट रिपीटेड पैटर्न है, जिसके आधार पर कि हर 5 साल पर एक नई पार्टी की सरकार दिखाई देती है कर्नाटक में, ये एक ट्रेडिशन सा चला आ रहा है और कई राज्यों में ये ट्रेडिशन चलता चला आ रहा है। एक ये, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, जिसे हम नहीं भूल सकते। खास करके आप कर्नाटक जैसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का असर कोरोना के बाद से देखने को मिला। आज अगर आप बेंगलुरु शहर में जाएं या उसके आसपास के कई बड़े शहरों में जाएं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि एक बहुत बड़ी नौजवान आबादी राज्य को छोड़कर जा चुकी है। जो पोलिंग परसेंटेज है नौजवानों का बिटवीन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 35, वो पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हो गया है। ये तमाम चीजें आपको एक संकेत दे रही हैं कि राज्य में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। कोरोना के बाद से ऐसी भी स्थितियां बहुत खराब होती नहीं। इसके बाद अगर आप इसका फर्दर एनालिसिस कीजिए, एक लीडरलेस इलेक्शन था। येदुरप्पा लिंगायत समूह के मुखिया, सबसे बड़ा चेहरा, उन्हें आप वापस लाते हैं, सरकार बनाते हैं, उसके बाद फिर उन्हें आप बहुत ही आदर सम्मान के साथ वरिष्ठ की कैटेगरी में डाल देते हैं और फिर उन्हें राजनीति से एक तरह से अलग कर देते हैं, लेकिन मजबूरन आपको उन्हें वापस लाना पड़ता है। यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी। इसके बावजूद अगर आप तमाम जगहों से चोट खाने के बाद भी अगर एक व्यक्ति के जबरदस्त कैंपेन या कुछ मुद्दों के जबरदस्त प्रभाव के आधार पर अपनी जड़ को बनाए रख पाते हैं, मजबूत कर पाते हैं, तो इसे आप अचीवमेंट ही मानेंगे। जहां तक अगर आप कांग्रेस की बात करें, देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस को लेकर जो बज़ दिखाई दे रहा था, उसके आधार पर ऐसा कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं था जो ये मानने को तैयार नहीं था कि कांग्रेस को 150 सीटें आ सकती हैं। हर किसी को लगता था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कर्नाटक में, उनकी यात्रा भी कुछ इसी तरीके से डिवाइस की गई थी। कर्नाटक में उन्होंने खासा वक्त गुजारा था। राहुल गांधी का पीपल कनेक्ट आज भी आप बड़े पैमाने पर देखिए, अंतिम दिन चुनाव प्रचार में वो जोमेटो के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ एक बहुत ही अलग तरह का सटल कैंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके तमाम प्लस पॉइंट्स के साथ बड़े पैमाने पर आप प्रियंका गांधी को कैंपेन करते दिखे, बड़े आक्रामक तरीके से। सोशल मीडिया पर इस बार मुझे कांग्रेस कहीं ज्यादा आक्रामक दिखी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। इस तमाम प्लस पॉइंट के बाद भी अगर कांग्रेस सरकार बड़ी मुश्किल से बनाती है या नहीं बना पाती है, तो फिर आप समझिए कि इसमें दो पार्टियों में फर्क क्या है। अच्छा सर, मैं 2 चीजें समझना चाहती हूँ आपसे। जी, पहला तो इसके मायने, अगर फर्ज करते हैं वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि ये एग्जिट पोल 13 तारीख के पोल रिजल्ट्स हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि ये जो बीजेपी मानती है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो यानी कि कोई रीजनल चेहरे की जरूरत नहीं बची। क्योंकि ये भी सच है कि चुनाव जब रिपीट करना हो, आपकी ऑलरेडी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी का टैग है, समस्त चीजें हैं, उसके बावजूद भी येदियुरप्पा भी साइडलाइन थे, उसके बावजूद ये आंकड़े आ जाना, यानी कि नरेंद्र मोदी का जादू तो चल ही रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका यह भी मतलब है कि अग्नि परीक्षा दोनों ही पार्टियों के लिए थी। तो इस अग्नि परीक्षा में बीजेपी ने ना सिर्फ कर्नाटक को विजय करा, बल्कि पूरा साउथ का द्वार और उसके साथ साथ जो 119 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें भी काफी कुछ सेंधमारी होगी। बिल्कुल, यानी कि वोट डिवीजन फिर एक बार बीजेपी इतने अच्छे तरीके से करा पाई कि कांग्रेस जमीन पे इतना बेहतर प्रदर्शन करते हुए और जमीन पे दिखते हुए भी सिमट गई। आप मानते हैं सारी बातें? देखिए, ये जो हम अभी ये इस बात को हमें अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट रखना चाहिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है, क्योंकि हम अभी सिर्फ एग्जिट पोल के रुझानों के आधार पर अपना एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट कर रहे हैं, एक एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसको देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा तस्वीर को देखिए, इसका एक ही पैरेलल भारतीय राजनीति में है और वो है इंदिरा गांधी का काल, जो कि 1970 से 1975 के बीच में रहा और 1980 से लेकर 1984 के बीच में रहा। इंदिरा गांधी के होते हुए कांग्रेस को किसी और चेहरे की कैंपेन करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए आज अगर आप जमीन पर धरातल देखें तो वाकई में किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप एक रीजनल लीडर को अपनी जगह पर देखते हैं तो वो एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करता है। मसलन जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे, 2022 का चुनाव अपने कंधे पर लेकर आकर चले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें अपना जोर लगाया और आपने उत्तर प्रदेश में नतीजे देखे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की समस्या यही है। उसके पास दरअसल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी यही समस्या है, जेडीएस के लिए भी यही समस्या है और बीजेपी के लिए भी यही समस्या है। इट्स अ जनरेशनल चेंज, जनरेशनल शिफ्ट की बात हो रही है। अगर आप देखें, कांग्रेस में सिद्धरामैया जी कह चुके हैं ये उनका आखिरी चुनाव है। सिद्धरामैया जी अगर हट जाते हैं चुनाव से और इस मैदान से तो कांग्रेस के पास नेता कौन बचता है? डीके शिव कुमार चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अभी सिद्धरामैया जी के पास नहीं पहुंच सकते। अगर आप देखें, एचडी देवेगौड़ा बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके बाद उनके बेटे कुमारस्वामी के ऊपर उतना भरोसा लोगों को नहीं है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी, येदियुरप्पा जैसे ही आप उनको हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। तो ये कर्नाटक का एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। नया जनरेशन है, आएगा, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अभी अगर आप सिर्फ चेहरे की बात करें, जो हम कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि जमीन पर जब आपका एक अच्छा नेता होता है तो फोर्स मल्टीप्लायर है, और अगर नहीं है तो आपके पास एक करिश्माई चेहरा है जिसका लाभ कांग्रेस भी उठा चुकी है। अब इसी के साथ मैं एक स्टूडेंट की तरह या एक देश के सिटीजन की तरह आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हर पार्टी विकास की बात करती है, विकास की माला जपती है और जनता भी अब विकास के कार्य देखती है, उसी को चुनाव जिताती है जो काम करके देता है। जनता समझदार हुई, क्योंकि मैं जब छोटी थी हमारे यहाँ कोई विधायक घर पे नहीं आके बताता था कि मैंने सड़क बना दी, हमने नहीं देखा था विधायकों को, लेकिन अब ऐसा होता है। सवाल आपसे यह है कि विकास विकास विकास, लेकिन आखिरी के 10 दिन में टाइमिंग ऐसी होती है कि द केरल स्टोरी आ जाता है। हिंदुत्व का एजेंडा आना ज़रूरी है क्या, या ये जो तुष्टीकरण और ये ज़रूरी है क्या? उत्तर प्रदेश आखिरी के 10 दिन में ऐसा कुछ हो जाता है। कर्नाटक ये दलित और ये वाला मुद्दा हुआ, हनुमान वाला मुद्दा हुआ, फिर केरल स्टोरी आ गई। हर राज्य में, और आप राजस्थान जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कैसे डिवाइड होने वाला है, औरंगजेब के चर्चे होने लगेंगे। क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? बहुत सीधा जवाब है इसका, और इस बात को समझने में कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। भारत एक जाति प्रधान देश है, और अगर आप हमारे वोटिंग पैटर्न को देखें तो 1951 से लेकर आज तक हिंदू वोट हमेशा जातीय आधार पर बढ़ता रहा है, और जातीय आधार पर अगर वोट का बंटवारा होता रहेगा तो जातीय आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप जातीय समीकरण के आधार पर देखें, जैसे कि अहिंदा की बात कर्नाटक में कही जाती थी, यानी कि मुसलमानों को ले लीजिए, बैकवर्ड को ले लीजिए और उसके साथ दलित को ले लीजिए, ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। कर्नाटक स्पेसिफिक अगर हम बात करें, इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी के पास हथियार क्या है? जातीय आधार पर जाने पर भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ लिंगायत वोट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपको एक बड़ी नेशनल अपील की चीज चाहिए, या तो वो राष्ट्रीयता की बात होगी या वो हिंदुत्व की बात होगी। तो विकास बैक सीट पर चला जाता? जी नहीं, विकास इसलिए बैक सीट पर नहीं जा रहा क्योंकि बीते 10 सालों में एक डिलीवरी मैकेनिज्म स्थापित हुआ है देश में, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, लेकिन उस बीज को पेड़ और उसे फलदार बनाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ। और ये जो स्टेप डोर डिलीवरी है, ये जो आधार बेस्ड डिलीवरी है, आज जिसका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है, इससे विकास पहुंच रहा है। और यही वजह है कि हम आज एक अर्थव्यवस्था के तौर पर मजबूत हैं। जी, क्योंकि सर जो कि जिस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका कोई अंत है नहीं, क्योंकि 13 तारीख को जब नतीजे आने वाले हैं, ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, सबकी नजर लगातार बनी हुई है। बहरहाल ये आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और अदर्स के खाते में अब जोड़ तोड़ की राजनीति होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। 13 को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। कर्नाटक में क्या कुछ होने वाला है, सबने अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महा एग्जिट पोल भारत 24 पर हम आपको दिखा रहे थे आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। सियासी ऊंट कर्नाटक में किस करवट बैठेगा, लगातार हमारी नजर बनी हुई है।